गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और मुझे देख पा रहे होंगे। मैं भी एक बार चेक कर लूँ कि आप लोग के पास मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। देखो, आज जो 7 डेज 7 मॉक है ना, उसका आखिरी क्लास ले रहा हूँ मैं, और इसके बाद कुछ क्लासेस मैं CHSL के लिए दूंगा, और फिर हम लोग कोई नया बैच टाइप स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं, उसके लिए आपको पे करना होगा। और उसमें मैं कोशिश करूंगा ना, पूरे होल सिलेबस को ढंग से, तरीके से, जीरो लेवल से आप लोगों को सिखा दूं, जिसमें आप सभी को कोई डाउट न रह जाए। हाँ चलो, सब कुछ सही है। जिसमें आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ऐसा नहीं कि जो बच्चा सिर्फ पे करेगा ना वही पढ़ेगा। तो अभी मैं उसका डेट पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ। लगभग 15 मार्च तक मैं बिजी हूँ, तो 15 मार्च के बाद ही मैं अनाउंस करूंगा। तो वो जो होगा ना बेटा, अब बेटा मैं बोलता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं आपसे मैं बड़ा हूँ। कोई बात नहीं, आप भाई हो, बड़े भाई हो, दोस्त हो, छोटे भाई हो, कुछ बहनें मेरी, कुछ मेरे दोस्त है, सब के सब आप लोग मेरे अपने हो। अब देखो क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि 15 मार्च के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, तो उस पर जो मेन फोकस रहेगा ना, CGL 2023 प्री को फोकस करूंगा, और CHSL 2023 23 या 22 जो भी है, CHSL मेंस को फोकस करूंगा। CHSL 2023 मेंस को फोकस करूंगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को फोकस है। अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हो आने वाले टाइम में जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट पूछा जाएगा, उन सबको कवर करूंगा। क्योंकि आप सबको को मेरे कंटेंट के बारे में पता है, मेरे क्वेश्चन के डिलीवरी के बारे में पता है, जो जितना वेरिएशन कवर करता हूं उसके बारे में भी पता है, जो बैचेज से पढ़े हैं बच्चे उनको भी पता है कि मैं सारे एग्जाम को देखता हूं। खास करके मैं CGL मेंस और CDS को देखता हूं, क्योंकि आपको पता है जो बच्चा इस लेवल का तैयारी कर लेता है उसको कभी भी कोई भी वनडे एग्जाम का पेपर में मैथ्स पूछा जाएगा या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा तो वो 100% सवालों को सॉल्व कर लेगा। तो अगर आप MTS देने वाले हो, अगर आप CPU देने वाले हो, अगर आप GD देने वाले हो, अगर आप CDS देने वाले हो, FCAT देने वाले हो, कोई भी पेपर देने वाले हो जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, क्योंकि देखो अब CDS में ना एक आधे चैप्टर छोड़ के ऑलमोस्ट SSC में सब कुछ इंक्लूड हो गया है। पहले स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी नहीं था, वो भी इंक्लूड हो गया। बस एक लॉगरिदम उसमें आता है, इसमें नहीं आता है, वो भी क्या पता इंक्लूड कर दे SSC बाद में। तो अभी हम लोग लॉग नहीं पढ़ेंगे, वो CDS में पर्टिकुलर आता है, तो मैं CGL को ही फोकस करूंगा। तो उस केस में जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को, सारे लेटेस्ट सवाल जो भी CGL 22 मेंस तक होंगे, जो कि अभी हो रहे हैं, उन सारे सवाल को देखते हुए हर एक चैप्टर को धीरे धीरे आराम से, ऐसा नहीं कि उसमें स्पीडी डिलीवरी करूंगा मैं, नहीं। वो ऐसा होगा ना कि कल को अगर कोई नया बच्चा आ रहा है जिसको मैथ्स पढ़ना है, जिसको कुछ नहीं आता है, जीरो से सीखना है, और जीरो से सीखकर उस लेवल तक सीखना है कि वो एक टॉपर बन पाए, एक रैंकर बन पाए, तो वो सब भी बच्चे आके पढ़ सकेंगे। तो अभी हम लोग उसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं जैसे ही थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ ना, उसके लिए अनाउंस करूंगा, और उसमें लगभग जितना हो पाएगा ना, जितना मैक्सिमम क्लासेस हो पाएंगे और जितना मैक्सिमम कंटेंट हो पाएगा, सब कुछ डिलीवर करूंगा। तो आ जाओ, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में पहला सवाल आपके सामने है नंबर सिस्टम का। देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन करने का जो तरीका मैं हर बार बताता हूं ना, उसी तरीका को आपको फॉलो करना है। पहला क्या है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। देखो आपको पता है कि क्लासेस जो है ना रिकॉर्डेड जा रही है भाई, और रिकॉर्डेड जा रही है, तो आप लोग एक काम करना, जब मैं क्वेश्चन सामने रखूंगा तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को ट्राई लेना, पहले रीड करना,
फिर ट्राई लेना। ट्राई लेने से पहले आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, तो अंडरस्टैंड करना। अब क्या होगा ना, कोई एक रीडिंग में अंडरस्टैंड कर जाएगा, कोई 2 रीडिंग में, कोई 3 रीडिंग में, कोई आधा पढ़ते ही सॉल्व करना शुरू कर देगा। देन आपको क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद 2 केस निकल के आता है, आइदर यू हैव सॉल्व्ड और नॉट सॉल्व्ड। अगर आप सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको मैं सिखा पाऊंगा बेस्ट अप्रोचेज। बात को समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेहद ही आसानी से कर लेंगे हम लोग फतेह एसएससी को। चलो, ए 4 डिजिट नंबर x92x is divisible by 36 and a 7 digit number y569z04 is divisible by 11. For the maximum value of y plus z, what is the value of 2x plus y plus z? देखो, पहला नंबर जो है ना 36 का डिविजिबल है। अब 36 का डिविजिबल है तो 9 और 4 दोनों का डिविजिबल होगा। बोलो कि हाँ भैया। अब ये 9 और 4 दोनों का डिविजिबल है, इट मीन्स कि इसका सम ऑफ डिजिट जो होगा ना 9 होगा, तो 9 से खत्म हो गया। 2 प्लस 2x। अब जो इसका सम ऑफ डिजिट है ना, वो क्या आना चाहिए, 9 या फिर 9 का मल्टीपल। अगला देखो, अगर मैं 4 का रूल लगाता हूं तो ये जो लास्ट का 2 डिजिट हो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, x 4 पंचे 20 मतलब x 0 आ सकता है, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, यही आ सकता है ना। मतलब जो x की वैल्यू है वो 0, 4, 8 कुछ भी हो सकती है। मैं एक एक को पुट करके देखूंगा, जिस केस में सेटिस्फाई कर जाएगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। x को 0 पुट किया तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। 9 का मल्टीपल आया क्या, नहीं। 4 पुट किया, 4 दूना 8 2 10 नहीं होगा। 8 दूना 16 2 18। मतलब जब मैं x को 8 रख रहा हूं तो वो 9 का मल्टीपल भी आ रहा है। इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी ना भाई वो 8 होगा। अगला लाइन देखो, अगला बोला है कि आपसे ये बोला है कि जो ये नंबर है ना वो 11 का डिविजिबल है। 11 का डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि उसमें आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। मतलब 4 माइनस 0, z माइनस 9, 6 माइनस 5, y माइनस 0। तो 4 माइनस 0 क्या हुआ, 4। z माइनस 9 क्या हुआ, z माइनस 9। 6 माइनस 5 क्या हुआ, 1। और y माइनस 0 क्या हुआ, y। आइदर ये 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर 11 के बराबर होना चाहिए, या फिर 22 के बराबर होना चाहिए। अब मैं क्या किया, इसको सॉल्व कर रहा हूं। जब मैं सॉल्व किया तो y प्लस जेड 4 1 5 माइनस 9 माइनस 4 बराबर है 0 के, या फिर 11 के, या फिर 22 के। तो जो y प्लस जेड का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, आइदर 4 आएगा, या फिर 15 आएगा, या फिर 26 आएगा। तो क्या 2 सिंगल डिजिट नंबर का सम 26 आ सकता है क्या? बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे यार, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। अब पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग पूछ सकते हैं हम। तो आपको पता है जो सिंगल डिजिट नंबर होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है। तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। तो ये दोनों का सम मैक्सिमम 18 हो सकता है, तो ये नहीं होगा। अब या तो उत्तर 4 होगा या तो उत्तर 15 होगा। उत्तर क्या होगा, तो उत्तर जो डिफाइन कर रहा है या फिर डिसाइड कर रहा है वो है एक कंडीशन जो कि क्वेश्चन में है। कंडीशन है कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है 15 है। इट मीन्स हम लोग y प्लस जेड को क्या कंसीडर करेंगे, 15। तो मेरे पास जो है ना वो है y प्लस जेड 15 है और x जो है वो 8 है। अब मेरे को निकालना है 2x प्लस वाई प्लस जेड। 2 8 16 और y प्लस जेड का वैल्यू है 15। 15 प्लस 16
31 will be the correct answer of this question. नेक्स्ट सवाल को देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल आपको पता है, बोला है कि अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा बराबर है 1 के, तो आपको वैल्यू बताना है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे केसेस में उत्तर 99% केस में 1 आता है। आप रट्टा भी लगा सकते हो और तुक्का लगा सकते हो पेपर वाले, लेकिन ना मैं 100% नहीं बोला हूं मेरे भाई। अगर 100% बोला होता तो आप हर बार तुक्का खेल जाते। 100% नहीं बोलने की वजह से आपको करना क्या है कि मैं चेक भी करते रह रहा हूं। 100% नहीं बोला हूं तो आप क्या करोगे, 1 माइनस, आप देखो cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे। सॉल्व करने भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा लगा के चले जाओगे पेपर में, सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो cos टू द पावर 4 थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आपका cos टू द पावर 4 थीटा किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो cos टू द पावर 4 थीटा के बराबर है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो आपको मिलेगा कि जो cos स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा के बराबर है। इट मीन्स कि इस साइन थीटा के जगह पर मैं cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल है, इफ 9x माइनस 7 का क्यूब प्लस 8 इंटू 5x माइनस क्यूब माइनस 6 इंटू 4x प्लस 11 क्यूब बराबर है 18 इंटू 7 माइनस 9x 5 माइनस x 4x प्लस 11। एक कंडीशन होता है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है 3abc के, तो a प्लस b प्लस c 0 के बराबर होता है। अब देखो ये क्या है, a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये बराबर होगा माइनस 3abc के। चेक कर लो, ये 9x माइनस 7 को 7 माइनस 9x कर लिया, मतलब माइनस अंदर डाल दिया, 5 माइनस x 4x प्लस 11, 3 दूना 6 तिया 18, क्योंकि ये जो आपको लिखा हुआ है ना, ये अल्टीमेटली ऐसे लिखा हुआ है 10 माइनस x का 2x का क्यूब। ये 2x बाहर करके 8 लिखा हुआ है। यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना, 3 का क्यूब अंदर करोगे तो 12x प्लस 33 का क्यूब ये लिखा हुआ है। इट मीन्स जो है ना, ये a है, ये b है और ये c है, तो a प्लस b प्लस c को 0 के बराबर कर दो मेरे भाई। मैं 0 के बराबर किया तो 9x माइनस 7 प्लस 10 माइनस 2x प्लस 12x प्लस 33 बराबर होगा 0 के। अब मैं सॉल्व करता हूं तो 9 से 2 गया 7 और 12 7 19। अच्छा देखो एक चीज मिस कर गए हम लोग। क्या मिस करे हैं, यहां पर माइनस का चिन्ह है तो यहां माइनस रखता हूं, तो ये भी माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस 12x माइनस 33 हो जाएगा। अब मैं सॉल्व किया तो क्या हुआ, 9 में से 2 गया 7 और 7 और माइनस 12 होगा माइनस 5x और 7 माइनस 10 प्लस का 3 और माइनस 33 माइनस का 30 बराबर होगा 0 के। तो x किसके बराबर आया, माइनस 6। अब जैसे ही आपका x माइनस 6 आया तो एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको निकालना है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ऐसा नहीं कि मैं वहां पे माइनस 6 पुट करके सॉल्व करने लगूंगा, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो देखो आप एक लाइन में कर लोगे। क्या है वो फॉर्मूला, देखो कि जो x टू द पावर 4 होता है ना, जो x टू द पावर 4 होता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
1 होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से उसको डिवाइड करूंगा तो जो आने वाला टर्म है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सिर्फ इसी का वैल्यू फाइंड आउट करो, माइनस 6 वहां पे पुट कर दिया। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में माइनस 6 पुट किया तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 प्लस 1, 36 से 6 गया 30 प्लस 1 31। पिछला वाला क्वेश्चन का भी एक 31 आंसर आया था, इसका भी 31 आंसर आया। एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत होगा ही नहीं मेरे भाई। चलो इस सवाल को ट्राई करो सॉल्व करने का। बोला है ए डिजॉनेस्ट शॉपकीपर सेल्स सुगर एट 20 रुपया पर केजी व्हिच ही बाउट एट 15 रुपया पर केजी। ऑल्सो ही गिव्स 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो आप, बेईमानी हर लोगों के अंदर है। अब यहां पे देखो ये इतना बेईमान है कि बोल रहा है 15 का खरीदा है 20 का बेच रहा है, तब भी उसका पेट नहीं भर रहा है। उसके बाद भी वो 1 किलो की जगह 850 ग्राम दे रहे हैं। आप लोग सरकारी नौकरी में जाना ना तो बेईमानी नहीं करना, मतलब ईमानदार जितना रहोगे ना उतना ही सुकून रहेगा जिंदगी में। चाहे आप दूसरों की नजर में थोड़ी देर के लिए बेईमान हो जाओ, लेकिन खुद के नजर में हमेशा ईमानदार रहो, खुद के नजर में हमेशा सही रहो। नहीं तो खुद के नजर से जब गिर जाओगे ना तो कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो रात को अगर सोते टाइम आपका दिमाग शांत नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सुकून चाहिए ना तो गलत काम करना छोड़ना होगा, नहीं तो सुकून नहीं मिलता। रात को नींद तभी आती है जब इंसान सुकून से इंसान सही काम करता है। चलो आ जाओ, ये सब ज्ञान की बातें कभी हम लोग आराम से डिस्कस करते रहेंगे। याद आ जाता है कुछ बातें तो बता देता हूं, वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं था। चलो हम लोग बेईमान दुकानदार को सॉल्व करते हैं। क्या है कि बोला है कि 15 रुपया पर केजी खरीद के लाता है और 20 का बेचता है। इट मीन्स उसके जो खर्च हुए होंगे वो 15 हुए होंगे और जो रिटर्न आ रहे होंगे वो 20 आ रहे होंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब देखो मेरे भाई, अगला बात क्या है कि उसके घर से 850 ग्राम जा रहे होंगे लेकिन पैसे 1000 ग्राम के आ रहे होंगे। अगर मैं बोल दूं कि 1 रुपया का 1 ग्राम था तो उसके खर्च 850 हो रहे होंगे और रिटर्न उसके 1000 आ रहे होंगे। तो ये उसका खर्चा है, ये उसका रिटर्निंग मनी है। रेशियो निकाल लो और प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। 0 से 0 खत्म। अगर मैं काटूं तो 25 से काट लेता हूं। 5 तिया 15, 17 पचे 85 और 25 से इसको काटा तो 25 चौके 100, 17 तिया 51, रेशियो 40 दूना 80। इट मीन्स 51 का आर्टिकल था, 80 में बिका। यही होगा ना। तो अब क्या समझो कितने का प्रॉफिट है, 29 का प्रॉफिट है 51 के ऊपर। तो परसेंटेज निकालो। मैं देखता हूं ऐसे कैलकुलेशन आते हैं मैक्सिमम लोग का हाथ कांपने लगता है, मैक्सिमम लोगों का हाथ कांपने लगता है, जबकि इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन डी उत्तर होगा। देखो जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी था ना वो लॉस प्रतिशत था, जबकि यहां पर हो क्या रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट हो रहा है। तो बी सी कट गया। अब देखो 51 पर 29 का प्रॉफिट है। अगर मैं बोलूं 51 पर 25.5 का प्रॉफिट होता, ध्यान से सुनना, और जो बच गया 3.5 अलग लिख लेता हूं। 51 पर अगर 25.5 का प्रॉफिट होता तो ये क्या है 1/2। इट मीन्स ये 50% का प्रॉफिट देता, ये 50% का प्रॉफिट देता। और जो ये है ये भी तो कुछ ना कुछ देगा ही। बोलोगे हाँ, तो उत्तर जो होगा 50% से ज्यादा होगा, ऑप्शन डी। अगर फिर भी आप ये भी नहीं देख पा रहे हो, अगर आप ये भी नहीं देख पा रहे हो तो देखो आपको एक और तरीका से दिखाता हूं। डिवाइड क्या करना है, 2900 को 51 से। तो पहले मैं क्या करता हूं ना, पहले मैं क्या करता हूं कि
3 से डिवाइड कर देता हूँ। 17 तिया 51, 3 से काटा, 3 9 27, 2 बचा, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, 17 से काटा, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 आठे 136 और 17 छक्का 102। 56.86% करेक्ट उत्तर है। 56.86% करेक्ट उत्तर है इस सवाल का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल पे मूव करो। ये सवाल मैं खुद ही बनाया है, जो आपके सामने दिख रहा है अलजेब्रा का सवाल। पीछे वाला सवाल का डेटा मैं खुद चेंज किया था दोनों का। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ आप देखो इस सवाल को। क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 2 के। देन फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग एक्स वाई एंड जेड। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोल लो या फिर कॉन्सेप्ट बोल लो या फिर जो आपको इच्छा है वो बोल लो, कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 के बराबर होता है तो जो x होता है ना 1 के बराबर होता है। इट मीन्स ये क्या है, मान लो अगर x है तो ये क्या है 1 अपॉन एक्स है, तो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो मैं काम क्या किया, दोनों को 1 के बराबर, दोनों में से किसी एक को 1 के बराबर कर दिया। तो अगर मैं करता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 1, तो यहां आपको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो आप यहां से आप कैसे करोगे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के, तो इस केस में एक्स बराबर होता है वाई बराबर होता है जेड के। याद कर लो, इसको प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐसे करो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर एक और एक वाई स्क्वायर के साथ 2xy को ले लोगे तो ये बच जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं एक ही स्टेप लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर मैं अगर एक एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर, और एक बार एक वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ ले लूं तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से मेरे को मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का होल स्क्वायर और y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऊपर लिखने का कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है भाई? ये 0 के बराबर है ना। अब आपको पता है कोई भी स्क्वायर का सम 0 के बराबर कब होता है? कब होता है मेरे दोस्त? कब होता है मेरे भाई? कब होता है भाई? जब ये खुद स्क्वायर नंबर ही 0 हो जाए, मतलब x माइनस वाई 0 हो जाए, y माइनस जेड 0 हो जाए, z माइनस एक्स 0 हो जाए। अब x माइनस वाई 0 होगा तो x बराबर y होगा, ये y बराबर z होगा और ये z बराबर x होगा। इट मीन्स x बराबर y बराबर z होगा। उत्तर जो होगा ना वो D होगा। बात को समझ गए? अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 21 एंड देयर LCM इज 221 टाइम्स द HCF। फिर बोला है इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर।
तो क्या है, बोला है कि दो नंबर का HCF जो है ना वो 21 है, और फिर बोला है कि उनका जो LCM है ना वो 221 गुना है HCF के। सही चल रहा है सब कुछ, मैं वो चेक कर लिया फिर से। अब देखो, आप अगर मैं बोलूं कि मेरा HCF जो है वो 21 है, तो LCM क्या होगा, 21 गुणा 221। देखो एक चीज याद रखना, अगर दो नंबर है, मान लो एक HX है और एक HY है, जहां पर HCF आपका ना H है, और जो LCM होता है इस केस में क्या होता है, HXY, और X और Y के बीच में एक रिलेशन होता है कि XY रिलेटिवली प्राइम होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो X और Y के बीच का HCF होता है ना 1 होता है, उसके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। मतलब इस 221 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना रहे। तो एक तरीका ब्रेक होगा 1 गुणा 221, और एक ब्रेक होगा 13 गुणा 17। इतना तेज कैसे ब्रेक हुआ, तो जो 221 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 225 माइनस 4। तो ये क्या है, 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक होगा 15 माइनस 2 इसका फैक्टर, और एक होगा 15 प्लस 2 इसका फैक्टर। तो 13 गुणा 17 जो होगा हो जाएगा। इट मीन्स जो नंबर होगा वो क्या क्या होगा, ये तो आप निकालने सीख गए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो आपको मैं क्या सिखा रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे जिगर के छल्लो, मेरे प्यार। देखो देखो क्या है, अगर मैं बोलूं कि नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर होगा 21 गुणा 1 21, और दूसरा नंबर होगा 21 गुणा 221। अब मैं देखो दूसरा कंडीशन में क्या होगा, तो पहला नंबर दूसरा कंडीशन होगा 21 गुणे 13, नीचे लिख लेता हूं 21 गुणा 13, और दूसरा होगा 21 गुणे 17। अब देखो बोला है ना कि उन दोनों में से एक नंबर 200 से 300 के बीच में है। ये 200 से 300 के बीच में है नहीं, ये 200 से 300 के बीच में है नहीं, 21 दूना 4200 हो जाएगा वो, मतलब ये पॉसिबल नहीं था। जो पॉसिबल था यही था। अब वही पॉसिबल था तो आप उसके वैल्यूज निकाल लो, उसके वैल्यूज निकाल लो। 13 एकम 13 का 3, 13 दूना 26 और 1 27, 273 हुआ। 17 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, 361 माइनस 4 कर दो, 357 हो जाएगा। कैसे किया, ये 19 प्लस 2 था और ये 19 माइनस 2 था। यहां पे भी आप कर सकते थे 13 8 21, तो 17 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाता, 361 माइनस 4 तो 357। अब बोला है कि एक नंबर जो है ना 200 से 300 के बीच में है। देखो तो एक नंबर 200 से 300 के बीच में है, हाँ है। तो बोला है जो दूसरा नंबर है ना उसके डिजिट का सम बताओ, 5 3 8 7 15, तो इसका डिजिट का सम जो है 15 है। इसके डिजिट का सम जो है ना 15 है। अगले सवाल को सॉल्व करो, अगले सवाल को सॉल्व करो। बोला है द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 445 प्लस कॉस टू द पावर 60 डिग्री प्लस टेन टू द पावर 445 कॉट टू द पावर 445 डिग्री। देखो ये तो एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो ये दोनों दो हो गए। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 टू द पावर 4, 1/16 हो गया। और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, उसका टू द पावर 4 मतलब 1/4। सबको क्या करो, बेस में 16 कर दो। सबको बेस में 16 करोगे तो ये क्या होगा, 16 दूना 32/16, ये क्या होगा 4/16, तो 32 1 33 4 37/16 आंसर होगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, चलो मैं फिर से सिखाता हूं, इसलिए मैं तेज नहीं सिखाता। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है वो 4/16 है, ये जो है 1/16 है, और ये जो है 32/16 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये 1/4 ही है, 1/16 ये 2 ही है। बस मैं किया क्या हूं कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया हूं मेरे दोस्त। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो 4 1 5 32 37, 37/16।
आखिर इस अगले सवाल को देखो। ये सवाल भी मैं खुद ही सेट किया हूं आप लोगों के लिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। करने का कोशिश करो, करने का कोशिश करो। बहुत आसान सवाल है। कैसे करोगे देखो आप। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि ट्रायंगल विथ बेस AB is an equilateral triangle which circumscribes a circle, and inside the circle a hexagon which all vertices lie on the circle. Find the area of hexagon. आपको इस हेक्सागन का एरिया फाइंड आउट करना है। कब? जब आपको इस स्क्वायर का साइड दिया है, आपको इस स्क्वायर का साइड दिया है, साथ साथ उसी साइड पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया गया है और वो ट्रायंगल जो है ना इक्विलेटरल है। अब वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ट्रायंगल का भी साइड क्या हुआ? 12। अब आपको पता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है तो इस सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कोई बोलेगा भैया रेडियस फाइंड आउट ही क्यों करना है? तो आपको पता है कि जो हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बंटता है। अगर मैं उस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो कुछ ऐसे बटेगा, बोलोगे हाँ। और जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो इसका पॉइंट है ना, ये सर्कल का सेंटर होता है। इट मींस जो रेडियस है सर्कल का वो साइड के बराबर होता है। जो रेडियस है सर्कल का वो साइड के बराबर होता है। और जैसे ही मेरे को रेडियस फाइंड आउट होगा तो मैं जो मैं हेक्सागन का एरिया निकाल लूंगा। रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो होता है फॉर्मूला a/2√3। इट मींस 12/2√3। काटा में 2 छक्के 12, √3 से काटा तो 2√3 मेरा आया रेडियस। 2√3 रेडियस है, वही 2√3 साइड ऑफ हेक्सागन है, तो इसका स्क्वायर कर दो। 2 दूना 4 दिया 12, 6 दिया 18√3 जो होगा ना वो एरिया ऑफ हेक्सागन होगा। एरिया ऑफ हेक्सागन वही होगा। 6 दिया 18√3 जो होगा ना एरिया ऑफ हेक्सागन होगा। बात को समझ गए? आ जाओ अगले सवाल में। अगला सवाल है कि x बराबर है 2 - √3 के, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या आएगा? देखो x³ माइनस 1/x³ के लिए आपको पता क्या होना चाहिए? x माइनस 1/x। और जैसे ही x माइनस 1/x k आएगा तो यहां पर आप क्या कर लोगे? k³ प्लस 3k। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो कर लो ना। आपको x पता है 2 - √3 है। अगर मैं बोलूं कि 1/x क्या होगा तो आप इसको रेशनलाइज करो तो 2 + √3 होगा। इसको आप उल्टा करोगे तो 1/x क्या होगा? 1/2 - √3। अब इसको मैं रेशनलाइज किया तो ऊपर नीचे 2 + √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? ऊपर 2 + √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 - 3। तो जो 1/x है वो क्या है? 2 + √3। अब मैं इस बात को मिटाता हूं और सीधा ये बात मैं यहां पे आता हूं। अब यहां पे मैं x माइनस 1/x फाइंड आउट करता हूं। x माइनस 1/x क्या हुआ? -2√3। समझ में आया कैसे ना? 2 - √3 -2 - √3, ये दोनों खत्म हुए, -2√3 -2√3। आपको पता है इसका वैल्यू तो निकाल लो, उसका वैल्यू k³ + 3k कर दो। k³ + 3k कर दो। x³ माइनस 1/x³। 2 दूना 4, दूना 8 दिया 24√3, इसका क्यूब किया तो 2 का क्यूब -8, √3 का क्यूब 3√3। 2 का क्यूब -8 और √3 का क्यूब 3√3, तो कितना हुआ? -24√3।
+3 इंटू -2√3 मतलब -6√3। तो 24 और 6 -30√3 जो होगा सही उत्तर होगा इस सवाल का। -30√3 जो होगा ना वो सही उत्तर होगा। अगले सवाल को देखो क्या है। बोला है पर्सन कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन अ साइकिल, his speed in the first 2 hours is 20 km/h and during the rest of the journey his speed becomes 10 km/h. Find the average speed. 100 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है और पहले 2 घंटा 20 की स्पीड से गया। इट मीन्स वो 2 घंटे 20 की स्पीड से गया तो 40 किलोमीटर चला गया होगा। अब बचा हुआ डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर। बोल रहा है इस बचे हुए डिस्टेंस को 10 की स्पीड से जा रहा है, मतलब टाइम क्या लग रहा होगा मेरे भाई 6 आवर लगा होगा। और जो आपका एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर था और टोटल टाइम आपका 6 और 2 8 आवर था, तो आपका एवरेज स्पीड आया 12.5 किलोमीटर पर आवर। 12.5 किलोमीटर पर आवर। अगले सवाल को सॉल्व करो। बोला है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाई 5 और 7 बट नॉट बाई 35। देखो मतलब 5 से डिविजिबल तो होना चाहिए, 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और ये जो बीच में आता है ना 35 का डिविजिबल आता है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आसान भाषा में बोला है कि ओनली 5 एंड 7 नॉट बाई 35। मैं बोलूं कि 1000 तक डिविजिबल देखूं तो 5 के डिविजिबल कितने हैं, तो बोलो कि भैया 1000 को 5 से डिवाइड कर दो तो 200 आएगा। लेकिन यहां पर बोला गया है लेस देन 1000, और जब आप 1000 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 1000 को इंक्लूड कर रहे हो, मतलब 1000 भी 5 से मल्टीपल हुए, तो इट मीन्स आपको ना 200 नहीं मल्टीपल हुए। अगर आप 999 तक देखते तो 199 मल्टीपल ही होते। समझ में आया ना, बोलोगे हाँ। अब बोला है कि 1000 तक 7 का मल्टीपल कितने होंगे, तो मैं बोला 142। कोई बोला इतना फास्ट आप कैसे किए। देखो एक नंबर होता है भाई 1001 होता है, 1001 को मैं क्या लिखता हूं 7 गुणे 11 गुणे 13। इट मीन्स ये क्या है 7 गुणा 143, 7 इंटू 143 ये नंबर है। अब आपको पता है जो 143rd मल्टीपल है 7 का वो 1001 है। अब वो 1001 है तो आपको तो 1000 तक ही मांगता है, तो जब आपको 1000 तक चाहिए तो आप करोगे क्या, आप ये करोगे ना कि इसका एक मल्टीपल कम ले लोगे। तो मैं एक मल्टीपल कम ले लिया। अब आपको चाहिए 35 का मल्टीपल, तो 1000 को 35 से डिवाइड करो तो 35 दूना 70, कितना बचा 300। 35 नवा 315 होता है तो 35 8 280 पर रुक जाओ। 28 मल्टीपल है 35 के। अब देखो ध्यान से, जब आप 5 से डिवाइड किए थे तो जितने 35 के मल्टीपल होंगे आगे होंगे। समझ में नहीं आया ना। अगर मैं बोलूं 5 से डिवाइड करोगे तो 35 आया होगा उसमें, बोलोगे हाँ। 70 आया होगा उसमें, बोलोगे हाँ। जब आप 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 7 5 35 आया होगा उसमें, बोलोगे हाँ। 7 10 70 आया होगा उसमें, बोलोगे हाँ। मतलब 35 के मल्टीपल यहां भी इंक्लूड हो गए थे और 35 के मल्टीपल यहां भी इंक्लूड हो गए थे। मैं 35 के मल्टीपल छांट दिया तो अब जो आएगा ओनली 5, यहां जो आएगा ओनली 7, दोनों को ऐड कर दूंगा तो उत्तर आ जाएगा। चेक कर लो, मैं दोनों को ऐड किया 199 और 142 कितना हुआ 341, और उससे 56 घटा दिया 285 आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूं लिख के प्यार से। देखो 9 से 8 गया 1, 19 से 2 गया 171 हो गया, 12 से 8 गया 4, और 13 से 2 गया 11। जोड़ दो 4 1 5 7 1 8 1 1 2, 285 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को करो। अगले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो आप सब। क्या है अगला सवाल देखो। द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6250
it decreases by 10% during the first year, 20% during the second year, 30% during the third year. What will be the value of the machine after 3 years? एक मशीन है जिसका प्राइस है 6,250 रुपये, पहला साल वो 10% से घट गया, मतलब वो बचा कितना 90%। 10% का मतलब होता है 1/10। इट मीन्स 10 के ऊपर 1 का डिक्रीज है, तो बचा कितना 9/10। दूसरे साल वो 20% से डिक्रीज हो गया, तो 20% का मतलब क्या होता है भाई 1/5। इट मीन्स 5 के ऊपर 1 का डिक्रीज है तो 4/5 हो गया होगा। समझ रहे हो ना? मतलब दूसरे साल अपने वैल्यू का 4/5 रहा। तीसरे साल वो 30% से डिक्रीज किया, इट मीन्स वो 3/10 से डिक्रीज किया। तो 10 का आर्टिकल पे 3 का डिक्रीज है तो 7/10 हो गया होगा। इट मीन्स वो 7/10। अब जो उसका करेंट में वैल्यू होगा यही होगा ना 3 बार डिक्रीज होने के बाद, बोलोगे हाँ। तो बस आप काटाकुटी करो या फिर आप सीधा सीधा बिना काटाकुटी मचाए भी उत्तर ला सकते हो। जो उत्तर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा और 7 का। मैं 9 का मल्टीपल चेक किया, 5 2 7 6 13 नहीं है, 5 3 8 1 9 पॉसिबल है उत्तर हो, 3 5 8 नहीं है, 5 3 8 1 9 ये भी पॉसिबल है उत्तर। मतलब आइदर आंसर 3 होगा और 4 होगा। अब देखो एक चीज और आपको पता है, वो क्या पता है कि जो उत्तर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। 7 5 35, 7 से कट रहा है क्या? नहीं, उत्तर ऑप्शन 3 होगा क्योंकि ये 7 से कट रहा है। 7 चौक 28, 7 5 35। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल सॉल्व करो। बोला है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स रवि एंड अमित, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट रवि एंड अमित, 11.11% voters didn't participate in voting, 12.5% votes were declared invalid, and the winner got 60% of the total valid votes and won by 7,000 votes. Find the total number of voters in the voting list. देखो आपको क्या बोला गया है कि 2 आदमी चुनाव लड़ते हैं, 2 आदमी चुनाव लड़ते हैं तो होता क्या है कि पहले 11.11% वोट पार्टिसिपेट ही नहीं करते वोटर। मतलब 11.11% का मतलब क्या होता है 1/9। तो अगर 9 वोटर थे तो 1 पार्टिसिपेट नहीं किए, तो पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं 8/9, मतलब 9 में से 8। अगर मैं बोलूं मेरे पास X वोट था तो इसके 8/9 वोटर पार्टिसिपेट किए। अगले लाइन पर बोला कि 12.5% जो है आपका वो इनवैलिड हो रहा है। अब 12.5% इनवैलिड होने का मतलब क्या है कि 8 में से 1 इनवैलिड हो गया तो 7 जो होगा वो वैलिड होगा। मतलब ये जो है आपके वैलिड वोट है। अब बोल रहा है कि जो वैलिड वोट थे उसके 60% जो मिला वो विनर को मिला। तो इनडायरेक्टली बोल रहा है, जैसे मैं बोलूं कि बोतल आधा खाली है तो आप बोलोगे आधा भरा है। अगर मैं बोलूं आधा भरा है तो आप बोलोगे आधा खाली है। तो बोला विनर 60% पाया तो आप क्या बोलोगे कि जो हारने वाला होगा वो 40% पाया होगा। तो जो विनर जीता है वो कितने से जीता है 20%। तो 20% ऑफ वैलिड वोट से विनर जीता है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। और ये जो जीता है कितने से जीता ओरिजिनली 7,000 से। बस तो आप काटाकुटी मचाओ, उत्तर पाओ अगले लाइन में। 7 से 7 खत्म, 8 से 8 खत्म, 9 5 45 पर 3 0। तो 45,000 जो होगा सही उत्तर होगा इस सवाल का। सही उत्तर होगा इस सवाल का। चलो अगले सवाल को देखो। बोला है कि 3400 is divided among A, B, C, D in such a way that the share of A and B, B and C, C and D may be 2:3, 4:3, 2:3 respectively. The sum of share of B and D each. तो सवाल ये है कि 3400 रुपया को A, B, C
और डी में इस तरीके से बांटा गया कि जो A रेशियो B है वो 2:3 है, जो B रेशियो C है वो 4:3 है, और जो C रेशियो D है वो 2:3 है। तो आपसे बोला गया है कि B और D का शेयर बताओ। कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। अगर मैं बोलूं कि A का शेयर क्या होगा, देखो आप इधर 4 लिख लो। आपको करना क्या होता है, इधर के साइड बढ़ाते जाओ, इसको इधर जो है लास्ट में उसको बढ़ा दो, ये 4 हो जाएगा। इधर लास्ट में 2 है तो 2 2 बढ़ा दो, इधर लास्ट में 3 है तो 3 3 बढ़ा दो, और इधर लास्ट में 3 है तो 3 बढ़ा दो। 2 चौके 8 दूना 16, 3 चौके 12 दूना 24, 3 तिया 9 दूना 18, और 3 तिया 9 तिया 27। अब आपको पता क्या है, टोटल का वैल्यू पता है, तो टोटल ऐड करो। 24 16 40, 18 27 45, 85 यूनिट का वैल्यू पता है, सबको सम किया। क्या है वो? 3400। 17 से कट रहा है ना दोनों, बोलो के हाँ। आपको बताना है बी और डी का। 24 और 27 क्या होगा? 51। अगर ऐसे काटो तो 17 5 85, 17 3 51। 5 का वैल्यू पता है, 3 का वैल्यू निकालना है। 5 से काटा, 5 6 30, 5 8 40। 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 8 24, 3 6 18, 2 20, 2040। 2040 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात को समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आसानी से समझ आ गया होगा। चलो आओ अगले सवाल को देखते हैं। दिया हुआ है कि 7√7x³ प्लस 5√5y³ डिवाइडेड बाई √7x प्लस √5y बराबर है ax² प्लस by², देखो यहां सही है, प्लस cxy। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a प्लस 6b प्लस √35c। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि AQ प्लस BQ जो होता है ना, वो A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B² के बराबर होता है। अगर इस A³ को AB से डिवाइड कर दो, A प्लस B से, तो क्या मिल रहा है? A² प्लस B² माइनस AB, या फिर A² माइनस AB प्लस B²। कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या है, यहां पे A का स्क्वायर है, यहां पे B का स्क्वायर है, यहां पे A इंटू B है। अगर मैं बोलूं कि इस A के पास क्या आएगा, तो √7x का स्क्वायर। मतलब अगर आप कंपेयर करना शुरू करो, अगर आप कंपेयर करना शुरू करो तो इस ax² के सामने क्या आएगा? √7x का स्क्वायर। मतलब ax² बराबर होगा 7x² के। तो आसान भाषा में बोलोगे जो a होगा वो 7 के बराबर होगा। अब by² किसके बराबर आएगा? √5y के स्क्वायर के। तो by² किसके बराबर आया? √5y के स्क्वायर, इट मींस 5y²। तो b बराबर क्या आया? 5। cxy किसके बराबर आएगा? तो आप बोलोगे √7x इंटू √5y। और यहां पे एक चीज और पता है कि नेगेटिव होता है, तो माइनस का cxy जो है वो बराबर होगा √35xy की। तो c किसके बराबर है? -35 √35। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आप आसानी से बोले कि a 7 है, b 5 है, c माइनस √35। 7 चौके 28, 5 छक्के 30 और -35। 28 से 5 गया, 23 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 28 से 5 गया, जो 23 आएगा ना, वो सही उत्तर आएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है बेटा। आसानी से कर लोगे, करने का कोशिश करो। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट cos थीटा है 12/13 के। व्हेन द पॉइंट इज मूव्ड 288 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम फाई इन सच अ वे दैट sin फाई बराबर है 3/5 के।
तो बोला है द हाइट ऑफ द टावर इज। सवाल को समझे क्या? बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर का किसी पॉइंट से वो है थीटा। फिर अगले ही लाइन में बोला है कि अगर इस पॉइंट से मैं 288 मीटर आगे बढ़ता हूं तो मान लो यहां से बढ़ा तो 288 मीटर आगे बढ़ने के बाद यहां पर फाई एंगल बना रहा है। सॉरी देखो, सॉरी बोल दिए, नहीं भी बोलते तो कुछ उखाड़ तो पाते नहीं आप लोग। यहां से मैं खांसू या चीकू? देखो आप सवाल को देखो, आ जाओ बकैती बाद में। देखो क्या है, अब जब यहां पे थीटा एंगल बन रहा होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? 12/13। कॉस होता है 20, ये होता है 13। अगर मैं बोलूं टेन थीटा का वैल्यू क्या रहा होगा तो बोलोगे भाई 5/12। मतलब जो परपेंडिकुलर है वो 5 यूनिट रहा होगा और जो बेस है वो 12 यूनिट रहा होगा। अब यहां पर बोला है कि जब फाई बन रहा होगा तो साइन फाई कितना है? वो 3/5 है। मैं बोलूं टेन फाई क्या होगा तो आप बोलोगे टेन फाई होगा 3/4 क्योंकि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 आएगा। इट मींस उस केस में जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा 3 होगा और इस पॉइंट का लेंथ 4 होगा। अब देखो आप कि अगर मैं बोलूं कि एक जगह 5 है एक जगह 3 है, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मैं हाइट को दोनों जगह बराबर किया तो 3×5 15 यूनिट बोला मेरा हाइट। जब 3×5 15 किया तो इस पर्टिकुलर में 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 में भी 5 से करना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5 ओके 20। 5 में 3 से किया हूं तो इस 12 में भी 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 12 तिया 36। अब देखो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो है 15/20 इट मीन 3/4 है, ये जो है 5/12 इट मीन 15/36 बराबर है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 36 था, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 20 था और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 15 था। लेकिन मेरे को जो पता है वो क्या पता है? 36 से 20 गया, 16 यूनिट का वैल्यू जो है 288 है और मेरे से पूछा गया 15 यूनिट बताओ, तो 16 से काटो, 16 कम 16, 16 8 128, 1 यूनिट बराबर हो गया 18 के, तो 15 यूनिट बराबर होगा 15 गुणा 18 270 के। ऑप्शन 2 270 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? देखो अब हम लोग ना आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और मैं एक आपको होमवर्क दे देता हूं, 2 होमवर्क दे देता हूं, अच्छे सवाल आप लोग खुद से करना। एक होमवर्क हो गया आपका ये आपका एक होमवर्क हो गया बोट एंड स्ट्रीम का सवाल। दूसरा आपका एक और होमवर्क हो जाएगा सर्कल का सवाल। ये होमवर्क हो गया आपके सर्कल का सवाल। और चलो अब खत्म हो गए, इतना ही थे। अब देखो मैं आपको बताता हूं एक बात, CGL 22 का मेंस हो गया। कुछ लोग होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मतलब उनका पेपर अच्छा जाने का मतलब है कि उनका मैथ भी अच्छा जाएगा, रीजनिंग भी अच्छा जाएगा, इंग्लिश भी अच्छा जाएगा, जीके भी अच्छा जाएगा और कंप्यूटर भी अच्छा जाएगा और साथ साथ टाइपिंग भी अच्छा जाएगा। मैं बहुत लोगों से बात करते रहता हूँ, जैसे टाइम मिलता है मैं बात कर लेता हूँ, कभी मैसेज पे कभी कॉल पे, मैं आराम से ही बात कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में बात करता हूँ, इसीलिए ज़्यादा लोग से नहीं कर पाता। एक लोग से करूँगा तो उसी से आराम से सुकून से करता हूँ,
मतलब तसल्ली के साथ। ऐसा नहीं कि हड़बड़ है, तू बता दे ऐसे क्या होगा वैसे क्या होगा, तेरे को क्या मेरे को क्या, ऐसे नहीं होता मेरे से। मतलब ना मैं आराम आराम से ही कर पाता हूँ, तेरे को मेरे को ये वो ऐसे नहीं कर पाता, मतलब जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। अब देखो आपको बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ किसी का मैथ अच्छा जा रहा है, रीजनिंग अच्छा जा रहा है, इंग्लिश अच्छा जा रहा है, तो जीके खराब हो रहा है। किसी का इंग्लिश खराब हो रहा है, किसी का रीजनिंग खराब हो रहा है। मैथ अभी किसी का खराब मैं सुना नहीं, क्योंकि पेपर थोड़ा आसान आ रहा है इस वजह से। अगर पेपर डिफिकल्ट आता तो मैथ भी पेपर खराब होता। किसी का कंप्यूटर अच्छा नहीं जा रहा है। मैं एक बच्चा बोला कि 5 सही किया हूँ 5 गलत हो गया है भैया, पास होऊंगा कि नहीं। मैं बोला नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं भी पास कर जाओ, क्योंकि कैटेगरी उसका SC या ST था। एक बच्ची है वो भी बोली 8 की है। तो अब कितने लोगों को कंप्यूटर खराब हो जा रहा है, कितने लोगों का टाइपिंग खराब हो जा रहा है। तो अगर आपका खराब हो गया या फिर अच्छा भी हो गया, दोनों ही कंडीशन में अपनी प्रिपरेशन को ना कंटिन्यू रखना है, क्योंकि CGL 23 आपका जून में है, जिसका नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को आने वाला है। साथ ही साथ जिसको पता होगा कि 9 मार्च से अगर आप फॉर्म फिल किए होंगे तो 9 मार्च से CHSL का भी एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप पढ़ते रहोगे ना भाई, तो कोई ना कोई एक ना एक जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मस्ती करूं, टाइम बर्बाद करूं, फिर लास्ट के 10 दिन पढ़ लूं, लास्ट के 2 दिन पढ़ लूं, मैं देखता हूं कि प्रिपरेशन के 10 दिन पहले 8 दिन पहले कुछ बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं, तो मैं उनको देख के बता देता हूं तू फेल आएगा। क्योंकि जो प्रिपरेशन के 8 दिन पहले 10 दिन पहले बहुत सीरियस हो रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है ना, उसका फेल आना निश्चित है। प्रिपरेशन के 8 दिन 10 दिन पहले रिवीजन किया जाता है, थोड़ा टाइम टेबल सेट किया जाता है, रूटीन सेट किया जाता है, पेपर के टाइम पर आप कैसे बैठोगे, आप मेंटली सही हो कि नहीं, आप हेल्दी हो कि नहीं हो, आपका हेल्थ सही है कि नहीं है, ये सब चीजें होती है। उस टाइम पे ना 18 घंटे पढ़ाई नहीं होता है। जब पेपर थोड़ा दूर है तो आप पूरा पूरा पढ़ लो, उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन हो पाता है, जो पढ़े हो जिसको याद है उसी को बार बार देखना होता है। तो अभी के टाइम पे आप मेहनत कर लो, आइदर यू हैव टू अपीयर इन CGL 23 और यू हैव टू अपीयर इन CHSL या फिर एनी एग्जाम। तो आप किसी में अपीयर होने वाले हो तो आप अभी तैयारी कर लो। अभी आप तैयारी कर लोगे ना तो आपको आने वाले पेपर में ना आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना। अगर आप सोचोगे कि मैं अभी तो आराम से रिलैक्स वे में रहूं, जब पेपर का नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिल कर दूंगा, फिर एग्जाम का डेट आ जाएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, फिर 4 दिन तैयारी करके जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तैयारी शुरू करूंगा, फिर CGL क्या है, CGL तो आसान होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसमें सिर्फ 1% लोग ही पास करते हैं। अब तो 1% इस साल पास कर रहे हैं, जिस साल मैं पास करके आया हूँ ना 0.1% 0.2% लोग पास करते थे, 0.5% लोग पास करते थे, क्योंकि वैकेंसी कम रहती थी। उसमें भी अगर आप मैं अच्छी वैकेंसी का बात करूं तो वो और कम रहती है। उसमें मैं बात करूं कि आपके प्रिफर्ड लोकेशन पर आपको वो सीट मिल जाए तो और रेयर हो जाता है। नहीं तो आप हो बिहार से, हो आप यूपी से, हो आप पंजाब से, हो आप हो उत्तराखंड से, और आपको मिलेगा चेन्नई, आपको मिलेगा केरल कोई एक पोस्ट। तो सोचो आपको फूडिंग में, वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के क्लाइमेट, हर चीज़ अलग होती है, वहाँ के लैंग्वेज, हर चीज़ में दिक्कत होगा। तो आप चीज़ों को समझो और मेहनत करो। अभी बहुत लोग नहीं समझते हैं। एक मेरे को लाइन भी याद है जो कि मेरे ऊपर भी काफ़ी अप्लीकेबल होता है। मैं भी बहुत गलतियाँ करा हूँ ना, इसलिए ज़्यादा समझाता नहीं हूँ, क्योंकि गलती मैं बहुत करता हूँ। मेरे को लगता है गलती से जल्दी आदमी सीखता है और ज़्यादा सीखता है, लेकिन फिर भी समझा इसलिए देता हूँ ना कि एक ही लाइफ है, गलती कितना गलती करके सीखोगे, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लो। तो एक लाइन जो मेरे को याद आ रहा था ना कि समझाने से कहाँ समझते हैं लोग, समझाने से कहाँ समझते हैं लोग, सबको एक हादसे की जरूरत होती है। जैसे ही हादसा हो जाता है ना सब समझ जाते हैं कि ये नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है लाइफ में। जो नए बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल की तैयारी करने आ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि वो 6 महीने तैयारी करेंगे, 1 साल तैयारी करेंगे, इस बार वो रैंक 1 लाएंगे, उनको MA ले लेना है, उनको ये पोस्ट ले लेना है, उनको ये गिफ्ट ले लेना है, आग लगा दूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम 18 19 साल 20 साल के बच्चे हो। तो ऐसा जो बच्चे तैयारी में घुसते हैं ना नया नया, उनके साथ है।
लेकिन वो जब 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तैयारी कर लेते हैं, तब पता चलता है कि उनका औकात क्या है, उनकी लेवल क्या है, उनको कितना और मेहनत करना पड़ेगा, उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर जो डर सताती है ना, वो ना हो आपके साथ, आप लोगों की बातों में ना है। इस वजह से मैं 2-4 मिनट बातें बोल दिया अंतिम में। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छा करोगे अपने लाइफ में। मैं चलता हूँ अभी के लिए और मिलता हूँ कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। पढ़ते रहिए, अच्छा करिए अपनी ज़िंदगी में।